हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। हम लोग आर ओ के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज सेट नंबर 3 करने वाले हैं। ये री एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टेक्स्ट बुक का जो है मिनी टेस्ट पेपर है, उन्हीं का ही प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के लिए आपको अलग से टेक्स्ट बुक के पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर कर सकते हो। तो आज हम मिनी टेस्ट पेपर है, इसमें 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले 2 सेट पेपर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लेलिस्ट से आप वो वाली क्लासेस भी देख सकते हो। देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसी से आप समझ पाओगे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, आपका फोकसिंग एरिया कौन सा होना चाहिए, तभी आप देख पाओगे अच्छी तरीके से कि एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। अगर प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करके जाओगे तभी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। अगर क्लास पसंद आएगा तो क्लास आप लोगों को देखिए लाइक ज़रूर करिएगा। क्लास देख लेते हैं और चले जाते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मठ जिसका कि नाम है तवांग मठ, ये कहाँ पर है? तवांग मठ आपको कहाँ पर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा तवांग मठ। ठीक है, और एक जगह पड़ती है ज़ीरो कहाँ पर है? ये जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बिल्कुल लास्ट किनारा है। ठीक है, तो ये भी ज़ीरो जो जगह है ये आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, नामदफा आपको कहाँ पर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तरफ आपके पास खोज दे रखी है, दूसरी तरफ हड़प्पा स्थल दिए हैं, हमें इनकी मैचिंग करनी है। खेतों की जुताई से जुड़े हुए प्रमाण या साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं था? तो चहुंदड़ों में कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ पर मिली? सुरकोटदा में मिली घोड़े की हड्डियाँ। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और किलाबंदी वाला निचला शहर, मतलब ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर निचले शहर में 2 टीले होते थे, एक ऊपरी टीला एक निचला टीला। तो निचले टीले में किलेबंदी कहाँ पर की गई थी? मोहनजोदड़ो में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 से इसको मैच कर देते हैं, ये हमारी मैचिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सी पहल कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी? तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 कथन हैं। पहला क्या है? कृषि उपकरणों का उन्मूलन या कमी। दूसरा है सौंधार नाम की कृषि ऋण देने की प्रथा का परिचय दिया इन्होंने। और खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कृषि के एक नए विभाग का निर्माण। तो देखिए, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, पहला वाला गलत है। इन्होंने कर मुक्त या कर माफ़ी नहीं की थी, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा हमारा सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से किस सल्तनत पर निजाम शाही का राजवंश था? तो निजाम शाही का जो राजवंश था ये अहमदनगर पर था। ठीक है, अहमदनगर कहाँ पर पड़ता है? अहमदनगर जो है ये, इसकी स्थापना सबसे पहले देख लेते हैं, मलिक अहमद शाह के द्वारा की गई थी। मलिक अहमद शाह बहरी के द्वारा 28 मई 1490 को, ठीक है, की गई थी। और अहमदनगर का क्षेत्र कहाँ पर पड़ेगा? ये दक्कन के पठार में पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो देखिए, यहाँ पर इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक और डोमिंगो पायस या डोमिंगो पेस दिए हुए हैं। तो इन तीनों ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है जिसका कि नाम है रहेला, ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई? तो चार्टर एक्ट आया 1833 का, जिसमें क्या हुआ
कि ब्रिटिश राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल की परिषद के पास चली गई। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें एक और मुख्य बात थी कि चाय और चीन के साथ व्यापार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, चाय और चीन के साथ व्यापार को भी बंद किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आइए, बनारस षड्यंत्र केस के बारे में यह क्वेश्चन है। यह गदर के अधिकारियों के द्वारा भारत में प्रस्तावित सशस्त्र विद्रोह का एक हिस्सा था। ये वाला सही है, गदर पार्टी के जो नेतृत्वकर्ता थे उनकी बात हो रही है। रास बिहारी बोस इसमें शामिल थे, रास बिहारी बोस भी इसमें शामिल थे। तो दोनों ही कथन सही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मामला 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट सहित 32 कट्टरपंथी राजनीतिक और व्यापारिक संघ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ था? तो देखिए, मेरठ षड्यंत्र मामला जो था ये कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ था। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इन्होंने क्या किया, इनकी स्थिति मजबूत हुई ये जब केस आया इसमें। और नाम याद रखिएगा, S.A. डांगे और 32 व्यक्तियों के साथ 20 मार्च 1929 को ये सब गिरफ्तार कर लिए गए थे और इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी एज महात्मा, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वे हैं शाहिद अमीन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नीचे दी गई विशेषताओं से वन के प्रकार की पहचान कीजिए। पहली विशेषता क्या है? इस वन की जलवायु गर्म है और इसमें अधिक मात्रा में वर्षा होती है। घने पेड़ वितान बनाते हैं और सूरज की रोशनी वन के अंदर आने से रोकते हैं। इस वन में आमतौर पर दृढ़ काष्ठ के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलेंगी। ठीक है, जो अमेज़न के वन है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो जंगल होते हैं इतने ज़्यादा घने होते हैं और इनके पेड़ बहुत लंबे होते हैं। बहुत अच्छी लंबाई के कारण क्या होता है, ऊपर ही ये सूरज की रोशनी को कवर कर लेते हैं और सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पाती है, जिससे कि क्या होता है, ज़मीन पर बहुत सारी लताएँ भी उग जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन क्या है? भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित रहता है। कारण क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल बंगाल की खाड़ी में होती है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल बंगाल की खाड़ी में नहीं होती है, अरब सागर में भी होती है। लेकिन ए वाला जो है ये सही है, बल्कि आर गलत है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भारत में प्रवाल भित्ति, जिसे कि कोरल रीफ कहते हैं, के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में आता है? तो देखिए, कोरल रीफ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसलिए कह रहे हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो लक्षद्वीप पर ज़्यादा मिलेंगी लेकिन वहाँ पर एरिया कम है। विश्व के सबसे प्राचीन और गतिशील पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है कोरल रीफ। ठीक है, और ये महासागर में जीवन को बनाए रखने के लिए प्रवाल भित्तियों की एक मुख्य भूमिका होती है। होते कहाँ पर हैं कोरल रीफ्स? जहाँ पर गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पर कोरल रीफ्स जो हैं पनपते हैं। तो भारत में हिंद महासागर में कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। ये बहुत ही विशाल पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत में 7517 किलोमीटर का समुद्र तट है, जिसमें से मुख्य भूमि कितनी है आपकी? 6100 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और भारत में 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर और एटोल। देखिए, एटोल ये अंगूठी के आकार के होते हैं। ठीक है, फ्रिंजिंग इस तरीके से कुछ होती है और जो बैरियर होते हैं ये बार की तरीके से होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा क्षेत्र कौन कौन से हैं प्रवाल भित्तियों के? तो कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में, इनमें सब जगह जो कोरल रीफ्स हैं ये पाई जाती हैं।
अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत सुमेलित है। तो देखिए तस्सोमंगो झील जो है ये मेघालय में नहीं अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजसमंद झील आपको राजस्थान में मिलेगी, रेणुका झील हिमाचल में और हिमायत सागर तेलंगाना में, ठीक है जी। इसे निजाम सागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। तो असम में सर्वाधिक वर्षा होगी। इन चारों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम में रिकॉर्ड की जाती है। ये जगह भी कहाँ पर पड़ेगी, मेघालय में पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं अनिवार्य हैं। तो बढ़ते हुए या बढ़वार की अवधि के दौरान अनुकूल तापमान जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ये ज़रूरी कंडीशन है। 100 दिनों की तुषारहीन अवधि, मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए कम से कम 100 दिनों तक। हल्की चिकनी अथवा दोमट मृदा, दोमट मिट्टी गेहूं के लिए अति उत्तम होती है। तो ये तीनों ही कंडीशंस होनी चाहिए। तो हमारे क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लद्दाख की पुग्गा घाटी, लसुंद्रा गुजरात, ओंकारेश्वर महाराष्ट्र, उनकेश्वर है, इसको ओंकारेश्वर भी कह देते हैं, ठीक है, ओंकारेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है। मणिकरण जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। उपयुक्त में से भारत में संभावित भूतापीय ऊर्जा स्थल हैं। तो हमें बताना है भूतापीय ऊर्जा स्थल कौन कौन से। ये चारों ही भूतापीय ऊर्जा स्थल हैं। तो 1, 2, 3 और 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, प्रवासन तभी होता है जब लोग रोजगार की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। देखिए खाली रोजगार की तलाश में नहीं जाते हैं, ये एक बड़ा कारण है, लेकिन केवल रोजगार की ही तलाश में जाएं ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। भारत में अंतिम निवास स्थान के स्थान पर अंतर राज्य ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास महिलाओं का वर्चस्व है। मतलब वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा निवास करती हैं और वहाँ पे जो परिवास है, जो वहाँ का मतलब वहाँ का जो चारों तरफ का जो एरिया है, लोकेलिटी है, वो ग्रामीण है, ठीक है। तो दूसरा वाला सही है जबकि पहला वाला सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है। तो देखिए भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना ये डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास 2 सूचियाँ हैं, एक तरफ संविधान संशोधन अधिनियम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है, उसमें क्या काम हुआ है ये पूछा गया है, ठीक है। तो 1985 में जो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें क्या किया गया था, देखिए उसमें किया ये गया था कि जो 58वां नहीं 52वां, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत प्रोनाउंशिएट हो गया। 52वां जो अधिनियम है 1985 में हुआ था, यहाँ पे क्या किया गया था, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का मामला जोड़ा गया था, ठीक है। तो जो ए है, ए ऊपर चला गया है, इसको आप 4 से मैच कर दो, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज आया था, 1992 में लागू हुआ था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका हुआ था 21 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, तो इसको ध्यान रखेंगे। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी और ये 1988 में आया था, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा का अधिकार लाया गया था। तो ये हो गया, इसको आप मैच कर दोगे किससे, 2 नंबर से, ठीक है। ये नीचे ऊपर हो गया, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ये बिल्कुल सही बात है, 214 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 214 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति रखता है। दूसरी वाली भी बात सही है, तो कुल मिलाकर के दोनों बातें सही हैं।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार को अधिकतम राजस्व देता है। तो देखिए कॉरपोरेट कर जो है भारत को अधिकतम राजस्व देता है, लेकिन जो इसकी मात्रा है वो बहुत कम होती है, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स जो होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा राजस्व देता है कॉरपोरेट टैक्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे कि हम FDI कहते हैं किन तरीकों से लाया जा सकता है। तो देखिए जो FDI है ये सहायक फर्म के द्वारा आ सकता है, ठीक है, संयुक्त उद्यम के द्वारा आ सकता है, शेयरों का अधिग्रहण, मतलब कोई भी FDI करना चाहता है तो भारत में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद नहीं कर सकता है FDI के द्वारा। तो तीसरा नहीं है, 1, 2 और 3 के द्वारा FDI किया जा सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1991 के आर्थिक संकट की विशेषता क्या थी। तो पहला दे रखा है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, उसके बाद B क्या दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों के द्वारा भारतीय विदेशी ऋण की रोलिंग। ठीक है, ये रोलिंग वाली जो बात है ये गलत हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार में जो है कमी तो हो गई थी, ये सही बात है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि, जब भी बात होती है मुद्रा कोष की, ठीक है, मुद्रा कोष में कमी आती है तो क्या होता है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने लगती है। ठीक, मतलब लोन ज़्यादा लेंगे तो घाटा होगा ना। जब अगर आप के पास मान लीजिए 10,000 रुपये इनकम है, ठीक, और आप खर्च 11,000 कर देते हो तो राजकोषीय तो एक तरीके से क्या होगा, आपको कर्जा लेना होगा, डेट लेना होगा। तो जब डेट लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपके ऊपर डेट चढ़ेगा। तो अब अगर आप देखो तो आपकी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो ये घाटा हो गया। ठीक, तो दूसरी वाली बात भी सही हो जाएगी, मतलब C ऑप्शन सही हो जाएगा। भंडार में सोने की बिक्री, तो क्या होता है, RBI जब विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगता है तो RBI के पास जो सोना रखा होता है उसको RBI बेच देती है। ठीक है, तो ये D वाली बात भी सही हो जाएगी, लेकिन B वाली बात गलत है। तो D, C और A सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे से तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो तारपीन का तेल जो है पाइनस के पौधे से मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक झील की सतह तीव्र सर्दियों में क्यों जम जाती है जबकि इसके तल पर पानी तरल अवस्था में रहता है। मतलब बर्फ़ के नीचे जो है पानी तरल अवस्था में रहता है। तो देखिए एक तो ये बात है कि जल का घनत्व 3 डिग्री पर अधिकतम होता है, इसीलिए झील की सतह हवा के समान हो जाती है। ये गलत है, जल का जो घनत्व है अधिकतम 4 डिग्री पर होता है। ठीक है, इसलिए पहला वाला कथन नहीं होगा। समान ताप पर होती है, इससे कोई ऊष्मा नहीं खोती है, ये भी गलत बात है। समान ताप पर नहीं होती है। देखिए जो जलीय जीव हैं वो झीलों में सर्दी के मौसम में भी जीवित रहते हैं। बर्फ़ के नीचे पानी क्या होता है, तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, बर्फ़ ऊष्मा का बुरा संवाहक है, ये भी गलत है। तो तीनों ही 1, 2, 3 गलत हैं। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऊपर दिए गए 1, 2, 3 में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। रैट पॉइजन जिसे कृंतकनाशी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो जो जिंक फास्फाइड होता है ये रैट पॉइजन होता है। इसमें क्या होता है, जब चूहे इसको खा लेते हैं तो एकदम से फॉस्फीन गैस रिलीज़ होने लगती है जो कि इनका दम घोट देती है, इसीलिए चूहे इसको खा करके मर जाते हैं। उनका दम घुटने लगता है और वो बाहर की तरफ भागते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड के जैविक संकेतक के रूप में उपयोग किया गया प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैविक संकेतक के रूप में हम यूज़ करते हैं लाइकेन। जो लाइकेन होते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड के या यूँ कहें वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो क्या होता है, ये सूख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अब यहाँ पर आपकी तरफ 2 दे रखे हैं
कॉलम, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, वहाँ पर क्या संधि हुई थी, क्या बात हुई थी, वो बता रखा है। तो देखिए बेसल सम्मेलन जो है खतरनाक अपशिष्ट के निपटान से संबंधित है, तो इसको 1 से मैच कर दीजिए, ये वाला सही है। रॉटरडैम सम्मेलन किससे संबंधित है, तो ये जो है कार्बनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है, स्टॉकहोम कीटनाशक से भी नहीं है, तो ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। मिनीमाटा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, जापान में हुआ था, मिनीमाता शहर में, और ये पारे से संबंधित है। ठीक है, तो पहला और चौथा सही है जबकि दूसरा तीसरा गलत है, तो हमें सही वाले बताने हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 4। ठीक है, केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको क्या दे रखे हैं, स्थान। तो बांदीपुर कहाँ पर मिलेगा, बांदीपुर मिलेगा आपको कर्नाटक में। ठीक है, चंद्रप्रभा कहाँ पर मिलेगा, चंद्रप्रभा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उत्तर प्रदेश का अभ्यारण्य है ये। ठीक है, उसके बाद आता है दाचीगाम, दाचीगाम आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और नामदफा कहाँ पर मिलेगा, नामदफा मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। चारों नाम याद रखने हैं आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके की मैचिंग अक्सर एग्जाम्स में आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, जिसे हम ट्रैफिक कहते हैं, ट्रैफिक किसका संयुक्त कार्यक्रम है, तो ट्रैफिक जो है विश्व वन्यजीव कोष WWF और प्रकृति के संरक्षण के लिए जो संघ है जिसे हम IUCN के नाम से जानते हैं, इसी में ही रेड डेटा लिस्ट, ठीक है, जारी की जाती है IUCN के द्वारा ही, तो ये उसी का ही संयुक्त कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध महासम्मेलन किया गया था, किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। तो हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महासम्मेलन आयोजित किया था, कहाँ पर किया था, प्रयाग में किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गंगा यमुना के संगम पे किया था, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब हर्षवर्धन ने ये सम्मेलन किया था, बौद्ध सम्मेलन, इसमें हिन सांग जो चीनी यात्री था वो भी आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। अगले क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान आपको कानपुर में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है, तो जो वाराणसी है ये रामायण सर्किट प्लान का हिस्सा नहीं है। 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन है। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, अवध के नवाब को वापस दिया जाना था, क्या, इलाहाबाद की संधि के द्वारा राज्य। दूसरा क्या है, रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही हैं, तो 1 और 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, 1967 में इसके पास कुल 431 सीटें थीं, ये सही बात है। राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीटें बढ़ाकर 10 सीटें बढ़ा दी गई थी, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पुनर्गठन के बाद 10 सीटें बढ़ाई नहीं गई थी। ठीक है, दूसरा वाला गलत है, केवल 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, असम के ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, 2023 के लिए इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, इनका नाम क्या है, तो रवि कन्नन को ऑन्कोलॉजिस्ट 2023 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है, रवि कन्नन, इनका इंपॉर्टेंट नाम है, चर्चा में था, ध्यान रखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का थीम क्या है, राइट्स एंड चॉइस आर द आंसर, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, या फिर अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, वनरेबल पॉपुलेशन इन इमरजेंसी। तो जो जनसंख्या दिवस की थीम थी 2023 की, ये है अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कमल की किस्म निमो 108 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निमो 108 अभी चर्चा में था, ठीक है, इसलिए इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो कथन सही नहीं है वो ये है कि इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, यही सही नहीं है। इसकी खोज मणिपुर में सही
की गई है और इसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, इसीलिए इसका नाम निमो 108 रख दिया गया है। ठीक है, यह भारत की कमल की एकमात्र किस्म है जो जीनोम अनुक्रमित है, तो ये वाली बात भी सही है। इसकी खेती और औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लोटस मिशन का इसको हिस्सा बनाया गया है, चौथी बात भी सही है, तीसरा वाला कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत मंडपम में स्थापित नटराज की प्रतिमा का क्या महत्व है? तो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? भारत मंडपम में हुआ था। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई थी। नटराज की प्रतिमा महादेव शिव की प्रतिमा है जो कि तांडव नृत्य करते हुए है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है जो कि G20 सम्मेलन में भारत मंडपम में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। उड़ीसा की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रमिला मलिक जो है उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चूँकि ये पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेंस जिसने हाल ही में लगातार भूकंप दर्ज किए हैं किस देश में स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस जो है ब्राज़ील में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो एशियाई एथलेटिक चैंपियंस 2023 में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं, ध्यान रखिएगा 27 पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2023 में भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं ये न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट के अनुसार 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज गिरावट 32.59 से घटकर 19.28 हो गई है, ये सही है। ठीक है, रिपोर्ट की बात। केरल में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है जहां 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल कर आए हैं। ये डेटा केरल के बारे में सही नहीं है। दूसरा वाला कथन सही है, गलत है, दूसरा वाला कथन गलत है जबकि पहले वाला कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे रीजनिंग के हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक निश्चित भाषा में वाइल्ड हॉर्न को क्या लिखा गया है? 1133 लिखा गया है। ऐसे ही रैप्चर को क्या लिखा गया है? 1089 लिखा गया है, मतलब 1089 लिखा गया है। पोर्ट लुइस को क्या लिखा जाएगा इसी भाषा में? तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिक लगी है वो ये है, जो वाइल्ड हॉर्न है, ठीक है, वाइल्ड यहाँ पे लिख के बता देती हूँ मैं आपको, वाइल्ड हॉर्न। ठीक, इसमें क्या है, जो प्लेस वैल्यू है W की, I की, इनको सबको जोड़ के मल्टीप्लाई किया गया है किससे? 11 से। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने आगे निकाल रखा है, देखते हैं हम। तो देखिए इनकी सबकी प्लेस वैल्यू निकालिए, 23, 9, 4, 12 ये सारी हो गई, 103 आएगा और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1133 आएगी। इसी तरीके से रैप्चर भी निकलेगा और फिर हमारे पोर्ट लुइस निकालना है तो पोर्ट लुइस में भी यही है, सबकी प्लेस वैल्यू रखेंगे और 11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 11 से गुणा करने पे आंसर कितना? आंसर आपका आ जाएगा 1595। इसको करके देखेंगे, यही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यदि पानी को खाना कहा जाता है, खाने को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को आकाश कहा जाता है और आकाश को दीवार कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से फल किस पर उगते हैं? तो देखिए पानी को क्या कहा गया है? खाना कहा गया है। अब खाने को पेड़ कहा गया है, ठीक है, और पेड़ को क्या कहा गया है? आकाश कहा गया है। आकाश को दीवार कहा गया है। तो फल कहाँ पर उगेंगे? दीवार पर उगेंगे। ठीक है, फल कहाँ पर उगेंगे? दीवार पर उगेंगे। तब हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। तो देखिए दीवार तो इसमें हमारे पास है नहीं, तो हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप
जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पर डाउट्स को जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगी आप लोगों के डाउट्स दूर करने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पार्क में अरुण एक आदमी की तरफ इशारा करके कहता है उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। अब उस व्यक्ति का अरुण से क्या संबंध है, ठीक है। तो अब इसको देखिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये आदमी हो गया, आदमी का बेटा, ठीक है। आदमी का बेटा क्या है, उसके बेटे का चाचा है। अब यहाँ पे ये अरुण कर लेते हैं। अब मेरा आ रहा है ना, तो अरुण अब खुद के लिए कह रहा है। अब अरुण का बेटा यहाँ पे आ जाएगा, अरुण का बेटा। अब तो ये दोनों भाई भाई हो गए, ये इनका चाचा हो गया। तो ये आदमी जो है अरुण का क्या संबंध है, देखिए जब ये इनके पिता हैं तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो इसके भी पिता होंगे। तो अरुण का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो हमें करना ही है और टेक्स्ट बुक सीरीज़ चल रही है। तो टेक्स्ट बुक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पर आप लोगों को मिलेंगे RO के लिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ पढ़ते रहिए, फोकस करिए अपने एग्ज़ाम में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।